नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 143वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस हम पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पर कवर करते हैं। अगर आपने इस सीरीज की हमारी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आपके कई सारे जो कंफ्यूजन होते हैं, कई सारे जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन, कितना डीप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाबना किसान आंदोलन किससे संबंधित था, यानी कहां, किस क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। देखिए, पाबना आंदोलन जो था यह किसानों का आंदोलन था। कई बार तो यही आ जाता है, ठीक है। यह आंदोलन आपके 1873 से लेकर 1876 के बीच में चला, और यह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में चला था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट आंदोलन हैं, इनके वर्ष उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, केवल आपसे आंदोलन का नाम और उस क्षेत्र का नाम पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, पागलपंथी विद्रोह या पागलपंथी आंदोलन कहां पर चला था। यह चला था आपके असम के अंदर, ठीक है। एक आपसे पूछा जाता है, अहोम आंदोलन ये कहां चला, ये भी आपके असम में चला था। इसके अलावा एक आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है, पाइका विद्रोह ये कहां हुआ था, ये आपके उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। एक आता है मोपला विद्रोह को लेकर के, मोपला विद्रोह आपके केरल में हुआ था, ठीक है। और दो और हैं, एक है आपका तेभागा आंदोलन और एक है आपका ताना भगत आंदोलन। ये दोनों आपके कहां हुए, तेभागा वाला बंगाल में हुआ और ताना भगत आंदोलन आपके बिहार में हुआ। तो ये कुछ प्रमुख हमारे आंदोलन जो आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश करी थी। तो देखिए, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था 1953 में इसका गठन किया जाता है। 1955 में यह अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। पुनर्गठन आयोग के ऊपर, राज्यों के पुनर्गठन पे, राज्यों के विलय के ऊपर ऑलरेडी संविधान डिटेल सीरीज के अंदर एक हमने वीडियो को कवर किया था। अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो आप उस वीडियो को, डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं। फजल अली आयोग इसको कहा जाता है। यह एक पुनर्गठन आयोग था। इसमें जो अदर मेंबर थे, टोटल इसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष फजल अली, इनके अलावा 2 और थे। एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू और एक व्यक्ति थे के.एम. पणिकर, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, और उसी की रिपोर्ट के सिफारिशों पर 1956 में आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। जो पुनर्गठन आयोग था, इसने भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश करी थी। यानी इसके कहने पर, इसकी सिफारिशों पर जो अधिनियम आया, उसके आधार पर भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे? 1956 में ये बने थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इनकी सूची आप यहां पर देख सकते हैं, कौन कौन से राज्य उस समय बने और कितने केंद्र शासित थे और कौन कौन से थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? भूमि से संबंधित टैक्स आपने बताना है सल्तनत काल का। भूमि से संबंधित यानी एक भू राजस्व रहा होगा, ठीक है। अब 4 टैक्स यहां पर दिए गए हैं, चारों के चारों दिल्ली सल्तनत के काफी प्रमुख टैक्स हैं। जो खराज कर होता था, यह किस प्रकार का कर था? यह एक भू राजस्व कर था, और आपसे भूमि कर पूछा है यानी भू राजस्व कर पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, खराज एक भू राजस्व कर था और यह गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। इसकी दर कितनी होती थी? यह आपसे लगभग 1/5 से लेकर के 1/3 के बीच में वसूल किया जाता था। और एक क्वेश्चन आता है, किस सुल्तान ने भू राजस्व कर को 50% कर दिया था, यानी 1/2 कर दिया था, आधा कर दिया था। बाकी के जो सुल्तान थे वो 1/5वां भाग लेते थे, कोई 1/3 भाग लेता था। अलाउद्दीन खिलजी ने आधा कर दिया था, वो यही वाला कर था, ठीक है, खराज कर।
कुछ एग्जाम में जिसमें ज़्यादा डीप में क्वेश्चन अगर बनता है तो वो आपसे कर की दर पूछ लेता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल शासक लेते थे, ये अलाउद्दीन खिलजी लेता था। और किस प्रकार का टैक्स है? भू राजस्व है। और कैसा भू राजस्व है? जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ठीक है। मुस्लिमों से भी एक भूमि कर लिया जाता था जिसकी जो दर होती थी काफी कम होती थी, 1/10वां भाग होता था और उसको कहा जाता था उस्र। इसको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी के ये 3 कर कौन कौन से हैं? तो देखिए, खम्स कर जो होता था ये लूट का जो सामान होता था, लूट से जो पैसा प्राप्त होता था सेना को या कुछ व्यक्तियों को, जो दबा हुआ सोना कहीं से अगर मिल जाए उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसे खम्स कहते थे, ठीक है। ज़कात कर जो होता था और जजिया कर, ये दोनों के दोनों एक धार्मिक कर होते थे। ज़कात कर मुस्लिमों से लिया जाता था, स्वैच्छिक ज़्यादा होता था और काफ़ी दर कम इसकी होती थी। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ये 4 प्रमुख टैक्स जो हमने यहां पर देखा, ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में डी डे की तिथि क्या थी? तो देखिए, दूसरे वर्ल्ड वॉर से संबंधित है आपका जो डी डे एक ऑपरेशन था ये, ठीक है। इस ऑपरेशन के तहत जो मित्र राष्ट्र थे, यानी अमेरिका हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, जो सारे देश जर्मनी, जापान, इटली, इनसे लड़ रहे थे, मित्र देशों की एक संयुक्त सेना यहां पर उतरी थी फ्रांस के अंदर और जर्मनी को यहां से बाहर करने का उन्होंने प्रयास किया था और सबसे पहले सफलता उनको यहीं पर मिली थी। इस दिन को कहा जाता है डी डे के नाम से जो ये ऑपरेशन चला था और इसकी तारीख थी 6 जून 1944। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समुद्र के मार्ग के रास्ते सबमरीन के माध्यम से इन्होंने फ्रांस में एंटर किया था इन देशों की सेना ने और इसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री घुसपैठ माना जाता है। लगभग 56,000 सैनिक समुद्र के माध्यम से फ्रांस में एंटर हुए थे, मित्र राष्ट्रों के यानी अमेरिका के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, इन सब के, ठीक है। तो कब हुई है डी डे की घटना? ये पेपर में आई है, राजस्थान के किसी एग्जाम में ये पूछा गया था हाल ही में। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वाइसरॉय बनाते समय कौन सी पदवी प्रदान करी थी? आप सभी जानते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये स्थापना करता है गुलाम वंश की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यही संस्थापक है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और यह किसका गुलाम था? यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब गौरी अपने जीते हुए क्षेत्रों से वापस यहां से लौट रहा था तो इसने यहां का जो वाइसरॉय बनाया, यानी जो अपना सामंत यहां पर नियुक्त किया, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसको एक उपाधि दी, मलिक की उपाधि। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बाद में गौरी की मृत्यु हो जाती है और गौरी की मृत्यु के बाद जो उसका यहाँ का जीता हुआ क्षेत्र था उस पर कौन शासन करने लगता है? यही कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक वंश की स्थापना करता है गुलाम वंश और यहीं से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। 1206 में ये शासक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? कुछ दिन पहले ही हमने इस किताब के बारे में बात करी थी, फिर से ये एग्जाम में आपसे पूछी गई। हिंद स्वराज जो पुस्तक है यह महात्मा गांधी की पुस्तक है। दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने किस भाषा में लिखी थी? तो इस किताब को महात्मा गांधी ने गुजराती में लिखा था, ठीक है। इसको ध्यान रखना। 1909 के आसपास महात्मा गांधी इस किताब को गुजराती में लिखते हैं और अंग्रेज इस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। बाद में इसी किताब को महात्मा गांधी ने इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया, इंग्लिश में इसे अनुवाद करवाया और इसका नाम हुआ इंडियन होम रूल। तो इंडियन होम रूल किताब किसकी है? महात्मा गांधी की है। हिंद स्वराज का ही अंग्रेजी वर्जन है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध नहीं लगाया, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी जा सकती है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने करी? तब आप तिलक और बेसेंट कहेंगे। और इंडियन होम रूल पुस्तक किसकी है? तब आप कहेंगे महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। हर बार यही पूछा जाता है कि किस स्थान पर धर्म संसद में भाग लिया और किस वर्ष में लिया। तो आप कहते हैं 1893, लेकिन अब जो पूछा गया वो आपसे महीना पूछा गया है मुख्यतः। तो आपको अब ये वाला फैक्ट भी याद करना होगा। इसीलिए मैं आपको कहा मैंने शुरुआत में कि आपको आइडिया होता है कि जो चीजें आपने पढ़ी है वहां से कितना डीप में और किस नए नए टाइप के वो क्वेश्चन एग्जाम में बना रहा है। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। विश्व धर्म संसद का आयोजन 11 से 27 सितंबर 1893 में होता है
और इसी में भाग लेते हैं स्वामी विवेकानंद। इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। उन्हीं के नाम पर स्थापना करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में करी थी, कलकत्ता के बेलूर में करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है? यहां पर आपसे क्वेश्चन आया खाता सलाहकार को लेकर के। सही आंसर है, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, यानी जो भारत के सीएजी होते हैं, वही होते हैं भारत सरकार के प्रमुख खाता सलाहकार। अभी तक आपसे क्या आता था कि जो हमारी लोक लेखा समिति होती है उसके मित्र के तौर पर, गाइड के तौर पर, मार्गदर्शक के तौर पर कौन काम करता है? आपने कहा सीएजी करता है। अब कैसा आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन वही है, बस उसने लैंग्वेज को घुमा दिया। सीएजी के बारे में हमने कुछ दिन पहले ही बात करी थी। इनकी नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करी जाती है और इनकी शक्तियां, इनके कर्तव्यों को आर्टिकल 149 में दर्शाया गया है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन हैं? तो देखिए, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, यह जो किताबें हैं दोनों यह विशाखदत्त की किताबें हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल किसने कहा है? वृषल कहा यानी कुलहीन। चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन किसने कहा? वो कहा है विशाखदत्त ने अपनी रचना मुद्रा राक्षस में। इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन किसका है? तो विदेशी शासन जितना भी अच्छा क्यों ना हो और स्वदेशी शासन जितना भी खराब क्यों ना हो, तो भी आपको स्वदेशी को ही चुनना चाहिए। ये स्टेटमेंट या ये जो विचार था, ये पूरा विचार था स्वामी दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इनका जो मूल विचार है उसको समझ लीजिए, क्योंकि इसको कई बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से देता है। कई बार देता है कि विदेशी राजा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, देशी राजा कितना भी बुरा क्यों ना हो, देशी राजा को चुनना चाहिए। कई बार स्वराज को लेकर देता है, कई बार अलग अलग स्टेटमेंट बनाता है। मूल विचार इनका यही था कि अगर आपके पास चॉइस है कि आपको विदेशी शासन चाहिए अच्छा या देशी शासन चाहिए बुरा, आपको देशी शासन को ही चुनना है। वो देशी शासन की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। ये इनका मूल विचार था। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जो मूल नाम था, बचपन का नाम था, वो भी पेपर में आता है। इनका मूल नाम था मूल शंकर, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था स्वामी वृजानंद। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जिसमें सबसे प्रमुख किताब है सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश में ही इन्होंने इस विचार को अपना दिया है, ठीक है। इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना करी जाती है 1875 में। आर्य समाज की स्थापना ये करते हैं और एक नारा देते हैं, वेदों की ओर लौटो। ये नारा भी किसका था? आर्य समाज का था, स्वामी दयानंद सरस्वती का था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना है, जिसमें हमने सारे आंकड़ों को अलग अलग लेवल पर, अलग अलग क्लासिफिकेशन में, टेबल के फॉर्म में कवर किया था। यहां पर आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण लिंग अनुपात कितना था और नगरीय लिंग अनुपात कितना था। जो ओवरऑल लिंग अनुपात था 2011 के अनुसार वो था 943। लेकिन आपको ग्रामीण और शहरी पता होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी था आपका 949 और 929। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। केरल में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात था, सबसे कम हरियाणा में था, अगर हम ओवरऑल में बात करें। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, उसका प्रतिशत आता है। ओवरऑल जनसंख्या भारत की 121 करोड़ के करीब थी। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% थी और शहरी जनसंख्या लगभग 31.2% थी। ये 31 वाला जो डाटा है शहरी जनसंख्या का, ये बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है। 2011 की जो जनगणना थी ये हमारी 15वीं जनगणना थी और आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी। जो अगली जनगणना होनी है, अभी नहीं हो पाई है, वो होगी 16वें नंबर की जनगणना, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सा आर्टिकल है? राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए है आर्टिकल 54।
यानी पहले का आंसर 4 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं, जो अर्हताएं दी गई हैं कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो सब बताता है आर्टिकल 58, यानी दूसरे का आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग किस में है? आर्टिकल 61 में है, यानी तीसरे का 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, ये किस में बताया गया है? ये आर्टिकल 56 में बताया गया है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर जब निर्वाचित हुआ उस दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। 5 वर्ष से पहले भी उसका पद रिक्त हो सकता है, वो अपना इस्तीफा दे सकता है उपराष्ट्रपति को, उसको हटाया जा सकता है, हटाया केवल महाभियोग के द्वारा जाएगा और जिसका आधार होगा संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण, केवल यही आधार होगा। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर या दूसरे आरोप लगाकर नहीं हटा सकते। ठीक है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 2 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत करी? 1919 का जो अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, इसके द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, भारत में अगर आपसे आए निर्वाचन की शुरुआत कब, किस अधिनियम से हुई, तब आप कहेंगे 1892 का अधिनियम। उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है 1919 के अधिनियम से। ठीक है। जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, इसकी शुरुआत 1909 के अधिनियम से होती है। संघीय न्यायालय और प्रांतीय स्वायत्तता, ये दोनों 1935 के अधिनियम से शुरू होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? कई बार इसको कवर किया है, बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यहाँ एक राष्ट्रकूट राजा है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। एलोरा का यह जो कैलाश मंदिर है, कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं भी आपकी महाराष्ट्र में है, वहीं पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको प्रथम समाचार पत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके जो पहले थे उस भाषा के, उनके नाम हैं। पहला हिंदी समाचार पत्र क्या उदित मार्तंड था? तो ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जो पहला हिंदी समाचार पत्र था उदित मार्तंड, इसकी शुरुआत होती है 1826 में कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसे निकाला गया था। पहला फारसी समाचार पत्र क्या मिरातुल अखबार था? ये वाला भी आपका सही है। पहला फारसी अखबार मिरात उल अखबार था, जिसे राजा राम मोहन राय ने निकाला था, कलकत्ता से आता था। 1822 में इसकी शुरुआत होती है। पहला उर्दू समाचार पत्र क्या जाम ए जहनुमा था? ये वाला भी आपका सही है। इसकी शुरुआत 1822 में हरिहर दत्त के द्वारा करी जाती है, ये भी आपके कलकत्ता से आता था। और चौथा है, पहला मराठी समाचार पत्र क्या युगांतर था? ये गलत हो जाएगा। जो पहला मराठी समाचार पत्र था उसका नाम था दर्पण, जिसकी शुरुआत बाल शास्त्री जंभेकर के द्वारा 1832 में करी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला अखबार कौन था भारत का? तो उसका नाम आप सभी जानते हैं, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 1780 में होती है, अंग्रेजी में आता था, जेम्स हिक्की के द्वारा इसे शुरू किया गया था, यह भी कलकत्ता से आता था। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, पुरुषों को और महिलाओं को समान काम के लिए समान पैसे मिलने चाहिए, समान वेतन होना चाहिए, ये बात हमारे डीपीएसपी में कही गई है। और कौन सा वाला डीपीएसपी है? डीपीएसपी हमारा जो आर्टिकल 39 है उसमें कही गई है। आर्टिकल 39 के अंदर कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिनको राज्यों को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास ही होगा। डीपीएसपी कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, एक सिद्धांत दिए गए हैं कि आपको इनको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। तो 39 में 5 बातें बताई गई हैं जो आपको करनी है। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहला बिंदु है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने चाहिए, यानी उनको देने चाहिए। दूसरा, ये ए में आ जाएगा आपके।
दूसरा, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समवितरण हो, यानी जो भौतिक संसाधन है उनको बराबर में बांटा जाना चाहिए। तीसरा, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, यानी जो पैसा है और जो हमारे उत्पाद हैं उनको जमा ना होने दें, ठीक है, उनका भी समान विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और चौथा, डी वाला जो पार्ट है उसमें बताया गया है पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अब डी वाला पार्ट है यानी घ वाला पार्ट है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और पांचवा कहता है कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो। तो 39 वाला आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से ही एक है 39 का घ वाला जो हमने अभी देखा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। डीपीएसपी के ऊपर भी इसके एक एक आर्टिकल के ऊपर जो नए डीपीएसपी जुड़े हैं हमारे संविधान में उनके बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब करी थी? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं है, राष्ट्रीय एकता परिषद है। इसका अध्यक्ष भी जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट संस्था हो गई। जैसे नीति आयोग का होता है, वैसे ही राष्ट्रीय एकता परिषद जो है इसका गठन 1961 में होता है, ठीक है, और 1968 में ये अपने उद्देश्यों की घोषणा करती है, यानी जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसका क्या उद्देश्य है, वो सब कब इसके द्वारा घोषित किए गए, वो हुए थे 1968 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, स्थापना कब हुई और घोषणा कब हुई, दोनों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता गया है तो उसका विनिश्चय कौन करेगा? हाईकोर्ट के जजेस की बात हो रही है। अगर हाईकोर्ट के किसी जज के बारे में उसकी उम्र को लेकर के कोई विवाद हो जाता है, उसका डिसीजन कौन लेगा? ये लेगा भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। भले ही हाईकोर्ट का मामला है लेकिन राज्यपाल उसमें एंटर नहीं होगा, राष्ट्रपति ही लेगा, उसका फैसला ही अंतिम होगा और मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के उनके परामर्श से होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर अथवा फीसें उद्गृहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? अब देखिए कितनी हैवी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। ये एज इट इज क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ इतना है एक लाइन का कि किस आर्टिकल के तहत नगर पालिकाओं के द्वारा कर लगाया जाता है, ठीक है। सही आंसर है 243 का भ पार्ट, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कुछ दिन पहले हमने पंचायती राज के बारे में, उनके आर्टिकल्स के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था कि पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। पंचायतों को 243 ज के तहत, जिसे अगर हम इंग्लिश में लिखें तो एच के तहत टैक्स लगाने का अधिकार है, और नगर पालिकाओं को 243 एक्स या भ के तहत टैक्स लगाने का अधिकार है। ये दोनों आर्टिकल आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? अभी तक क्वेश्चन सिर्फ इतना आता था कि संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अब क्वेश्चन यह है कि इसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ कब। तो देखिए, कैबिनेट मिशन जब भारत आया 1946 में, इसने यहां पर आकर चुनाव करवाए। जुलाई अगस्त में 1946 में भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। ऐसा हमने जब राष्ट्रीय आंदोलन को देखा था उसमें भी मैंने आपको कहा था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ है, चुनाव कब हुए हैं, पहली बैठक कब हुई है। तीनों अलग अलग प्रश्न हैं, तीनों 46 में ही हुए हैं लेकिन अलग अलग महीनों में हुए हैं। चुनाव जुलाई अगस्त में हुए, गठन नवंबर में हुआ और पहली बैठक दिसंबर में होती है, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।